हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ दोस्तों की भर्तियों को लेकर। दोस्तों यहाँ पर जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आखिर दोस्तों इसमें गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है और अभी तक किन किन क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है? क्या आने वाले भर्तियों में भविष्य में क्या भर्ती आने वाली है? क्या वो भर्ती परमानेंट रहेगी? दोस्तों इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे। आप दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एडुटेक। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सीधा बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार की भर्तियों को लेकर के और यहाँ पर राज्य सरकार की भर्तियों को लेकर के। दोस्तों आज से करीब 15 साल पहले आप डाटा उठाकर देखोगे तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती थी वो भर्तियाँ लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग 5% के आसपास आती थी। और दोस्तों उन 5% में जो कि हमारे गाँवों में भर्तियाँ होती है, आंगनबाड़ी होती है, शिक्षा मित्र होती है, इस तरह की भर्ती, सफाई कर्मी, इस तरह की भर्तियाँ आती थी, जो कि दोस्तों वो कुछ साल के लिए था। हालांकि सफाई कर्मी को परमानेंट कर दिया गया है, करीब 30-35 हज़ार उसकी सैलरी है, जो कि मायावती गवर्नमेंट के ज़माने में निकाली गई थी। इसके बाद शिक्षा मित्र भी निकाली गई अगले सरकार में और लाखों अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब दिया गया। तो ये दोस्तों ये संविदा, इस तरह की पोस्ट संविदा की नौकरी हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों आज के दौर में अब आप देखेंगे जो 5% का कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसीज थी वो बढ़ के दोस्तों लगभग 50 से 70% हो चुकी है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 5% से लेकर के 70% तक संविदाकरण करना, सभी भर्तियों को, गवर्नमेंट भर्ती को प्राइवेट करना, ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में हुई है। आने वाले 10 सालों के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिला होगा और दोस्तों ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा आपको 2014 के बाद देखने को मिला होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं ना, जो भर्तियाँ जितनी भी हैं उनको गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उनको कम पैसे में करा लें। मतलब दोस्तों यहाँ पर रुपया का जो रेट है वो गिरता जा रहा है, रुपया का जो वैल्यू है वो गिरता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 83 रुपये डॉलर हो गया है, ठीक है। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। 83 रुपये यहाँ पर $1 का रेट होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो कि पहले 40 रुपये 50 रुपये हुआ करता था। देश पे लगभग यहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है, माफ़ी चाहूँगा, लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर कर्ज से डूबी हुई है। और पिछले 10 सालों में अब तक के रिकॉर्ड में, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कि कर्ज बहुत ज़्यादा देश के ऊपर चढ़ा है। दोस्तों यहाँ पर इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि एक गवर्नमेंट जो है इलेक्शन में पोस्टरबाजी करने में लगभग हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करती है। मतलब कि सिर्फ पोस्टरबाजी का पैसा अगर आप ले लोगे तो पूरे देश के किसानों का जो है कर्ज माफ़ हो जाएगा, पूरे देश में जो बिजली की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, पूरे देश में जो गरीबी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम राशन की बात करते हैं, 5 किलो राशन लेकर के हम इतने खुश होते हैं कि जैसे कि हम अपने देश में जो है एक सबसे सफल और सक्सेसफुल इंसान है। यहाँ पर सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि इन्हीं 5 किलो राशन के दम पर वोट भी मांगी जाती है और ये कहा जाता है कि हाँ, मैंने मोदी जी का नमक खाया है, मुझे वोट देना पड़ेगा। दोस्तों आप बताओ कि अगर आप जूते भी खरीदते हो 5-10-100 रुपये की, आप मंजन भी खरीदते हो, क्या उस पर जीएसटी आप नहीं भरते? दोस्तों यहाँ पर जीएसटी ठोक के गवर्नमेंट लेती है। और दोस्तों बड़े रकम पर, जैसे बड़े पैसों पर 30% यहाँ पर जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो लूट लेता है। अगर आपको 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं तो 30 लाख रुपये गवर्नमेंट अपने खाते में लेती है, क्योंकि वो पैसे उससे एक तरह से टैक्स के रूप में वसूल करती है, कर। जैसे कि पहले राजा महाराजा के टाइम में कर वसूली हुआ करता था, जैसे कि औरंगजेब हो गया, अकबर हो गया, शाहजहाँ हो गया, पहले जब मुग़ल शासक था तो ये लोग जो है यहाँ पर कर वसूला करते थे प्रजा के ऊपर। प्रजा अगर मान लो कि 500 केजी अनाज लाती थी तो उसमें से 50 केजी अनाज गवर्नमेंट को, मतलब कि शासक को, राजा को देना पड़ता था। तो इस तरह से आज अगर 1 करोड़ रुपया किसी के पास है तो 30 लाख रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जीएसटी, टीडीएस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो जो पहले की जो दशा थी हमारी, बहुत दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि डीए जो है ना, कर्मचारी जो इतने भी सेंट्रल कर्मचारी हैं उनको उनके सैलरी में डीए पहली बार नहीं लगाया गया है, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा पहले टीए, डीए, ट्रैवल अलाउंस, डीए अलाउंस वगैरह कई तरह के अलाउंस मिलता था, सैलरी में इंक्रीमेंट बहुत अच्छी होती थी। लेकिन आज देख सकते हैं महंगाई
महंगाई के चलते महंगाई इतनी बढ़ रही है। अगर महंगाई कंट्रोल होती तो हम कम सैलरी में काम चला सकते थे। दोस्तों महंगाई एकदम आसमान छू रहा है, आप देख सकते हैं। मतलब कि अगर आप 10,000 रुपये की सैलरी अगर इनकम कर रहे हो तो सिर्फ आप खा सकते हो। दोस्तों मैं बताऊं दुख वाली बात, आप खा भी नहीं सकते हो। आपको दोस्तों पर डे अगर राशन चाहिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको फ्री मिलता है। पर डे दोस्तों आपको राशन चाहिए, राशन के साथ आपको दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, फल चाहिए। और दोस्तों जो घर से बाहर रहते हैं रूम लेकर के, कुछ जॉब करते हैं, उनको दोस्तों तो सारे जितने उनके सारे पैसे दूध वाले और अनाज वाले, दुकान वाले, दूध सब्जी वाले, यही सब लूट के ले जाते हैं। तो दोस्तों इतनी महंगाई में एटलीस्ट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था। जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर हम निजीकरण कर रहे हैं, अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो इसमें हम प्राइवेट वर्क के जो सैलरी लोग हैं, सैलरी वाले, उनकी सैलरी का हम लोग खासा ध्यान रखते। गवर्नमेंट को रखना चाहिए था, कम से कम एक अनिवार्य सैलरी के लिए जो है एक कानून बनाना था। और उस कानून को लेकर के दोस्तों यहाँ पर कम से कम ये चीज़ तय करना चाहिए था कि अगर इस कानून के दायरे में जो कंपनियां नहीं आती है उसकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। अब कानून कैसा होता कि मिनिमम वेजेस, जो कि अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं पर है भी, मिनिमम वेजेस यहाँ पर तय हो जाता कि मिनिमम वेजेस 20 से 22,000 रुपये हर एक बेरोज़गार युवा को या फिर एक कर्मचारी को, एक वर्कर को मिलना ही मिलना है। 700 रुपये पर डे के हिसाब से मिलना ही मिलना है, 600 रुपये पर डे के हिसाब से मिलना ही मिलना है। लेकिन दोस्तों दुख वाली बात है कि यहाँ पर 300 रुपये में भी काम कराया जाता है कंपनियों में, 400 रुपये में भी पर डे के हिसाब से काम कराया जाता है कंपनियों में। 12,000 की नौकरी करते हैं लोग, 15,000 की नौकरी करते हैं। और इस तरह से कंपनियां भी शोषण करती है, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ऊपर से शोषण और करता है। बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों, अगर मैं बताने चलूँ तो आप बिल्कुल थक जाओगे। दोस्तों यहाँ पर आने वाले टाइम में भर्ती के बारे में आप भूल ही जाओ। अगर मैंने बता दिया है कि 70% यहाँ पर संविदा हो चुका है पोस्ट। आप देख सकते हैं कि जो पहले रेलवे की भर्ती कितनी आती थी, अभी आपको 6,000 तो 9,000 ऐसे देखने को मिलेगी। मैं लास्ट वैकेंसी की बात अगर ना करूँ तो कि 50-60 हज़ार कुछ वैकेंसीज ऐसे हुई है ग्रुप डी में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लड्डू मिलेंगे 5-5 हज़ार के, 6-6 हज़ार के गोलगप्पे मिलेंगे, ठीक है, रेलवे वैकेंसीज में। मतलब कि कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर लाखों के 20 लाख जहाँ पे 50 लाख 40 लाख फॉर्म पड़ते हों, वहाँ पर 5,000 अगर वैकेंसीज निकाली जाती हो तो यहाँ पर मुंह में एक शक्कर की एक बूंद डालने के समान होता है, जो कि कुछ पता भी नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों डिसाइड करो कि क्या मैंने जो बातें बताई हैं, कमेंट्स करके बताओ कि क्या मैंने सही बताई हैं। अगर दोस्तों सही बताई हैं तो आप लोग इस बार का वोट आप लोग सोच समझ के करो किसको करना है। हम लोग जातिवाद पे, धर्म पे जा कर के, और किसी ने यहाँ पर सोशल मीडिया में, क्योंकि आपको पता ही है कि आधे से अधिक वोट यहाँ पर हम लोग सोशल मीडिया से जीतते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, गोदी मीडिया होते हैं, वो 4 कुत्ते बिठा लेते हैं और यहाँ पर बक बक करना शुरू करते हैं, जिसको लोग देखते हैं, देख करके मोटिवेट होते हैं और ये डिसाइड तुरंत कर लेते हैं कि हमको तो उस पार्टी को वोट देना है क्योंकि इस पार्टी ने मंदिर बनाया है। दोस्तों यहाँ पर जाति, धर्म, मंदिर, इससे उठ कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी, पॉवर्टी, ये सभी चीज़ें जो है कितनी ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कितनी ज़रूरी है, इस पर कितना काम किया जा रहा है। हमारी जो निजी ज़रूरत है, इस पर कितना काम किया जा रहा है। बाकी जो प्रोपेगेंडा है, जो फालतू की चीज़ें, बकवास वाली चीज़ें हैं, इस पर कितना काम किया जाता है। दोस्तों हम तो पहले से ही थे हिंदू, आज भी हिंदू हैं, कल भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं, कल भी सिख थे, आज भी सिख हैं। जो सुविधाएं मिलनी है वो हमें संविधान के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो अगर पूरा देश हिंदू हो जाएगा या फिर पूरा देश मुस्लिम हो जाएगा, इससे कोई किसी को बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर संविधान रहेगा दोस्तों तो कानून के तहत हम लड़ करके अपने हम अधिकार के लिए लड़ाई कर सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की भी रक्षा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस दिन ये ख़त्म हुआ उस दिन सारे लोग जो है बुरी तरह से मारे जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जय हिंद।